हेलो एवरीवन। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 जो है कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और अब हम आगे की ओर मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। हालांकि जो एनसीईआरटी है उसमें इन दोनों टॉपिक पे बेस्ड कोई भी एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है। और जो सीबीएसई है उसने कई 1-2 साल से ऐसा किया है कि इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन क्योंकि ये एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, और सीबीएसई के लिए जो रेफरेंस बुक है वो एनसीईआरटी ही है, तो ये इन टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई में आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना जरूरी ही है। और वैसे भी ये दोनों टॉपिक जो है वो कैलकुलस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर किसी को आगे कैलकुलस पढ़ना है, जो कि हमें 12th में कैलकुलस का बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कि डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट्स, डेरिवेटिव, फिर कंटिन्यूटी, ठीक है, तो इन सब में इसका बहुत यूज है। और इंटीग्रल्स वगैरह सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो इसमें भी इसका बहुत यूज है, ठीक है। तो ये पढ़ना ही होगा। और जेई वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जेई मेंस और एडवांस, दोनों में ही इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो दोनों टॉपिक है वो पढ़ना बहुत ही जरूरी है अगर हम साइंस के फील्ड में और आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि दो फंक्शंस या फिर मोर देन टू फंक्शंस को हम कैसे कम कंपोजिट कर सकते हैं, यानी उसको और कंपोज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई दो फंक्शन है, एफ और जी, ठीक है। मान लो एफ जो फंक्शन है वो कोई सेट ए से बी तक डिफाइन है एंड जी इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। तो इसका इसको हम कंपोज कैसे करेंगे, ठीक है। इसको कंपोज करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। तो पहला जो तरीका है उसमें हम लोग निकालते हैं, हम लोग उसको लिखते हैं इस तरीके से। उसको लिखने मतलब कंपोजिट फंक्शंस को लिखने का ना अपना एक तरीका है। वो तरीका क्या है, हम दो फंक्शंस को ऐसे लिखते हैं एफ ओ जी, यानी इसका मतलब ये है एफ कंपोजिट जी, ठीक है। या फिर हम इसको कहते हैं एफ ऑफ जी, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक। और जो दूसरा है वो क्या है, वो है जी ओ एफ, ठीक है। या फिर हम इसको कहते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये देखो, और ये डिफाइन कैसे होता है, ये डिफाइन होता है इस तरीके से। जैसे मैंने कहा ना कि ये जो पहला वाला है इसको कहते हैं एफ ऑफ जी, ठीक है। तो ये इसको हम लिखते हैं इस तरीके से कि एफ ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया, यानी एफ की वैल्यू एक्स पर, ठीक है। तो अब हम कहें एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ की वैल्यू जी एक्स पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिफाइन हो जाता है। और सिमिलरली ये जो g ऑफ एफ एक्स है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे g ऑफ एफ एक्स, ठीक है, यानी g की वैल्यू एफ एक्स पर, ठीक। चलो अब हम इसको सबसे पहले एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये कैसा दिखता है, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कि अगर हमें अगर दो फंक्शन दिया हो तो उसके कंपोजिशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं इसके डिफिनीशंस वगैरह लिखवा दूंगी, ठीक है। तो मान लो हमारे पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है। और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, वो क्या है, वो है मान लो कॉस एक्स, ठीक है। तो अब अगर हमें एफ ऑफ जी निकालना हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसको वैसे तो शॉर्ट फॉर्म में हम फॉग भी पढ़ते हैं, ठीक है। और ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये वाला जो है इसको हम पढ़ेंगे गॉफ, ठीक है। तो ये जो एफ ऑफ जी एक्स है इसको हम लिखेंगे इस तरीके से एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है।
और एफ एक्स किस तरीके से डिफाइन है, एफ एक्स है डिफाइन इस तरीके से कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारे हमारे इसमें हमें क्या मिला है, x की जगह जी एक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जहां जहां फंक्शन में x है वहां वहां हम जी एक्स रख देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, जी एक्स प्लस टू। ठीक है, जैसे कि अगर हमें एफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस टू, तो अगर हमसे कोई कहे एफ ऑफ टी निकालो, तो हम क्या करते, जहां पे एक्स लिखा है वहीं पे टी रख देते। तो जहां जहां पे एक्स रखना है वहीं पे हम जी एक्स रख देंगे। ठीक है, तो हमें एफ ऑफ जी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट, जी एक्स क्या है, जी एक्स है कॉस एक्स। ठीक है, तो हमने रख दिया कॉस एक्स प्लस टू। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कंपोजिशन ऑफ एफ विथ जी। ठीक है, चलो, अब हम लोग निकालेंगे गॉफ, कि गॉफ क्या है। ठीक है, तो गॉफ के को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जी यानी ये जो आगे वाला लिखा है ना, ठीक है, उसी के अंदर हम एफ एक्स को ले लेंगे। ठीक है, और फिर जैसे नॉर्मल हम फंक्शन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स, अब देखो जी एक्स किस तरीके से डिफाइन है, कॉस एक्स। ठीक है, जी एक्स क्या है, कॉस एक्स है। तो अब देखो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा कॉस, और एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, एफ एक्स। ठीक है, और अब यहाँ पे आके डायरेक्ट हम लोग एफ एक्स की वैल्यू मतलब रख देंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस टू। क्यों, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है एक्स प्लस टू। ठीक है, इसीलिए हमें मिल जाएगा कॉस एक्स प्लस टू। ठीक है, तो ये हमें मिल गया फॉग, ये हमें मिल गया फॉग, और ये हमें मिल गया गॉफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी दो फंक्शंस के कंपोजिशंस निकालते हैं। ठीक है, ये तरीका है कंपोजिशन को निकालने का। ठीक है, अब मान लो कि हमसे कह दिया कि x इज इक्वल टू 1 पे या फिर x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, कहीं पे भी किसी एक वैल्यू पे कंपोजिशन निकालना। ठीक है, तो इसी में ये जो हमें लास्ट में मिला हुआ है ना, ये वाला, मान लो फॉग को x इज इक्वल टू 1 पे पूछ लिया, या फिर पूछ लिया कि फॉग बताओ 1 पर, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे x है वहीं पे 1 रख देंगे, तो cos 1 प्लस 2 हमें ये मिल जाएगा। और अगर हमें गॉफ को निकालना हुआ 1 पे, तो हम यहीं पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा cos 1 प्लस 2, यानी हमें मिलेगा cos 3। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। तो ओवरऑल कैसे सॉल्व करते हैं ये पता हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होता क्या है, ठीक है, ये तो हो गया कि निकालने का तरीका कि सॉल्व कैसे करें, लेकिन कंपोजिशन होता क्या है, तो उसके लिए मान लो हमारे पास, जैसे कि हमारा जो f था वो क्या था, हमारे पास f था a से b तक का एक फंक्शन, और g क्या था, g था b से c तक का कोई फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से इसको लिखें, ठीक है, अब ये देखो, ये है मान लो हमारा सेट A, और ये है सेट B, और ये रहा सेट C। ठीक है, और यहां से A से लेके B तक हमारा क्या डिफाइन है, F डिफाइन है, और B से लेके C तक क्या डिफाइन है, G डिफाइंड है। ठीक है, तो अब क्या है ना, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमें पहले F को हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, A से B में, फिर हम G को ऑपरेट कर रहे हैं A से C में, हमें डायरेक्ट A से C में ऐसा ही फंक्शन मिल जाए जो सेम काम हमें करके दे। ठीक है, जो चीज हमें
ये दोनों अलग अलग करके दे रहे हैं, वो अकेले वो काम करे, यानी हम यहां से वैल्यूज डालें और मैप हमें इसमें मिले, यानी सी में हमें मैप्स मिले। ठीक है, तो इसके लिए कंपोजिशन किया गया कि एफ और जी को कंपोज कर देते हैं साथ में। ठीक है, तो उसके दो तरीके हमारे पास थे। ठीक है, एक तो ये कि हम फॉग निकाल लें, एक तो था कि हम गॉफ निकाल लें। ठीक है, और दोनों ही, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हम ये फॉग और गॉफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं, इसमें भी कुछ कुछ कंडीशंस है जो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए बस ये जान लो कि ये दोनों भी डिफाइन होंगे कि नहीं, इसमें भी एक कंडीशन होती है। ठीक है, चलो अब देखो, मान लो ए जो सेट है उसमें हमें कोई एक एलिमेंट एक्स मिलता है, तो अब वो जो एलिमेंट है उसका एक इमेज बी में होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एफ एक मैप है, और अगर एफ मैप है तो उसके डोमेन का हर एक एलिमेंट कहीं ना कहीं मैप करेगा ही करेगा। तो वो हमें क्या मिलेगा? वो हमें मिल जाएगा एफ एक्स। और क्योंकि अब ये जो जो एफ एक्स है वो बी में बिलोंग कर रहा है, यानी वो जी के डोमेन में है, जी के डोमेन में है। अब जी के डोमेन का भी एक मैप जो होगा सी में होगा ही, यानी इसका एक इमेज सी में मिलेगा। तो वो हम क्या करेंगे, वो उसके आगे हम जी लगा देंगे, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो अब यहां से जो ए से सी तक जो मैप डिफाइन होगा वो क्या होगा? वो होगा जी ऑफ एफ, या फिर यूं कह ले जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, क्या होगा? जी ऑफ एफ एक्स। चलो, तो अब समझ में आया कि हम ऐसे क्यों कर रहे थे, कि सबसे पहले मतलब एक्स को एफ पर ऑपरेट कर रहे थे, फिर उसके बाद जो हमें मिल रहा था उसको हम जी पर ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, अब देखो, अगर हम ये देखें गॉफ को, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? अब अगर, क्योंकि गॉफ भी एक फंक्शन है, अगर गॉफ एक फंक्शन है तो इसका भी होगा डोमेन, रेंज, कोडोमेन, सब होंगे इसके। तो अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो गॉफ है उसका डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होगा। ठीक है, हम्म तो देखो, यहां से तो साफ साफ दिख रहा है कि गॉफ कहां से कहां तक डिफाइन है। गॉफ सेट ए से सेट सी तक डिफाइन है, यानी गॉफ का जो डोमेन है वो ए है और कोडोमेन क्या है? सी है। क्यों? क्योंकि गॉफ में हम एलिमेंट यहां से ले रहे हैं और हमें एलिमेंट सी में मिल रहा है, मतलब इमेज हमें सी में मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए तो कोडोमेन सी में हो गया। ठीक है, तो अब चलो, अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि गॉफ और फॉग जो है वो कब कब डिफाइन होते हैं। ठीक है, देखो, अगर अगर ऐसा हो गया कि ये जो अभी तो ये जो हमने डिफाइन किया उसमें क्या है, उसमें हमने ये सेट और ये सेट, यानी एफ का कोडोमेन और जी का डोमेन सेम ले लिया है। ठीक है, लेकिन मान लो कोई ऐसे रैंडम दो हमने सेट्स उठाए, अरे दो दो फंक्शंस हमने उठाए। ठीक है, जिसमें हमने इसको बी, मान लो ये कोई सेट बी1 है और ये कोई सेट बी2 है। ठीक है, यानी एफ का जो कोर डोमेन है वो बी1 है और जी का जो डोमेन है वो बी2 है। ठीक है, तब क्या हमें हमेशा ही कंपोजिशन मिलेगा या फिर उसमें भी कोई कंडीशन है? ठीक है, ये चीज हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर एफ का जो कोर डोमेन है और जी का जो डोमेन है अगर वो डिफरेंट है, ठीक है, तो हमें उसके बीच में एक रिलेशन मिलना चाहिए। क्या रिलेशन मिलना चाहिए? कि जो
रेंज ऑफ, जो रेंज ऑफ एफ है, जो रेंज ऑफ एफ है वो कंटेन होना चाहिए डोमेन ऑफ जी में। ठीक है, अगर अब देखो यहां से हमने कोई एलिमेंट उठाया एफ एफ में, ठीक है, इसका रेंज हमें यहां पे मिला बी में। ठीक है, और अगर बी टू में कंटेन नहीं हुआ तो हमें क्या मिलेगा, इसका इसमें इमेज सी में इमेज मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए जरूरी है कि ये जो बी टू है, इस बी टू को इसका सुपरसेट यानी बी वन का सुपरसेट होना पड़ेगा, बी वन को कंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके ये कंपोजिशन डिफाइन होगा, अदरवाइज इमेज ही नहीं मिलेगी, इमेज ही नहीं मिलेगी। मान लो कि कोई एक एलिमेंट है जिस जो कि जी के डोमेन में नहीं आ रहा, लेकिन वो एफ के रेंज में है। ठीक है, तो फिर हम लोग जी को उस पर डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो जी के डोमेन में होगा ही नहीं। ठीक है, चलो चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, या फिर चलो एक क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एफ जो है वो इस सेट से इस सेट तक डिफाइन है। ठीक है, और जी एक फंक्शन है जो कि इस सेट से इस सेट तक डिफाइन है। ठीक है, और ये देखो जो हमारा फंक्शन है वो ऐसे डिफाइन है कि हमें एक्चुअली हमें फंक्शन जो है ना वो पेयर वाइज दिया हुआ है। ठीक है, और जी भी इस तरीके से डिफाइन है, तो हमें पूछ रहा है कि गॉफ बताओ कि गॉफ क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो जो हमें बेसिक नॉलेज चाहिए वो ये कि एफ का डोमेन क्या है, एफ का रेंज क्या है, जी का डोमेन क्या है, जी का रेंज क्या है। ठीक है, और एलिमेंट्स कैसे मैप हो रहे हैं। ठीक है, हम ये देखेंगे सबसे पहले। तो चलो हम लोग लिखते हैं फिर। ठीक है, फॉर एफ। ठीक है, डोमेन क्या है इसका, डोमेन ऑफ एफ। अब देखो डोमेन क्या होता है, ये जो पेयर्स हैं, जो पेयर सारे दिए हुए हैं उसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। ठीक है, वो डोमेन का एलिमेंट होता है। तो पहला पहला एलिमेंट क्या है, तो पहला एलिमेंट है 1 और 3 और 4। ठीक है, ये रहा 1, ये रहा 3, ये रहा 4। हर एक पेयर का पहला वाला हम लोग डोमेन में डालते हैं। ठीक है, अब कोडोमेन क्या होता है, सॉरी रेंज क्या होगा इसका एफ का, वो हो जाएगा जो दूसरा वाला एलिमेंट है। ठीक है, हर एक पेयर का दूसरा वाला एलिमेंट क्या होता है, रेंज होता है। तो पहले वाले पेयर का दूसरा एलिमेंट क्या है, 2, दूसरे वाले पेयर का 5, फिर तीसरे वाले पेयर का 1। ठीक है, और अगर हम इसी फंक्शन को, ये जो फंक्शन एफ है जो गिवन है, ठीक है, इसमें हम लिखें कि 1 का मैप क्या है, तो क्या होगा 2। ठीक है, 3 का मैप क्या है, 3 5 पे मैप हो रहा है, और 4 का मैप क्या है, वो 1 है। ठीक है, और अब देखो चलो सिमिलरली हम लोग जी के लिए लिखेंगे। ठीक है, अब देखो जी का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ जी वो क्या है 1 2 5। ठीक है, और जी का रेंज क्या है, रेंज सेट वो होगा 3 3 1। वैसे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो 3 3 सेट में कोई भी एलिमेंट दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं, तो इसीलिए इसके रेंज में हो जाएंगे 3 और 1। ठीक है, और अगर हम एलिमेंट वाइज लिखें कि मैपिंग कैसी हो रही है, तो वो हो रहा है इस तरीके से कि जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, जी ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गॉफ ऑफ एक्स।
सॉरी गॉफ हमें निकालना है। ठीक है, तो गॉफ के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो गॉफ डिफाइन कैसे होता है। पहले गॉफ ऑफ एक्स होता है जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो इसमें एक्स कौन सा आएगा, वो जिसके लिए एफ डिफाइंड है, यानी एक्स वहां से आएगा जहां जहां पे एफ डिफाइंड है, यानी एफ के डोमेन से एक्स आएगा। यानी जी कहां से डिफाइंड है, अरे गॉफ कहां से कहां तक डिफाइन होगा, वो होगा ये जो डोमेन ऑफ एफ है वहां से डिफाइन होगा। ठीक है, और रेंज कहां पे इसको मिलेगा, रेंज इसको मिलेगा जी का। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें किया था, देखो जो ये है, हमने जब गॉफ डिफाइन किया तो इसमें ए क्या है, ए एफ का डोमेन है, और सी क्या है, सी है जी का रेंज। ठीक है, तो गॉफ में डोमेन क्या होता है, एफ का डोमेन और जी का रेंज आता है। ठीक है, या फिर कोडोमेन आता है। चलो अब देखो यहां से हम लोग एक्स कौन से लेंगे, जी के डोमेन और एफ के डोमेन वाले। ठीक है, तो हम अब एफ के डोमेन में कौन कौन से एक्स है, पहला तो एफ के डोमेन में ये रहा एफ का डोमेन। ठीक है, यहाँ पे है 1 3 4, यानी हम लोग गॉफ को भी 1 पे 3 पे और 4 पे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमें कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, एक ये निकालना है और दूसरा गॉफ ऑफ 3 निकालना है, और हमें क्या निकालना है, गॉफ ऑफ 4 निकालना है। ठीक है, तो चलो अब इसको डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ 1। ठीक है, और एफ ऑफ 1 क्या है, ठीक है, तो एफ ऑफ 1 ये रहा, देखो ये रहा एफ ऑफ 1 जो कि क्या है 2 है, तो हम लोग लिखेंगे जी ऑफ 2। ठीक है, हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि f1 की वैल्यू हमें पता है, f1 की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से g ऑफ 2, अब देखो g ऑफ 2 क्या होगा, g ऑफ 2 हमें यहां से मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, ये ठीक है, तो हमें g ऑफ 2 क्या मिला, हमें मिला g ऑफ 2 3। ठीक है, तो हमें गॉफ 1 पर क्या मिल गया, 3 मिला। अब सिमिलरली हम लोग गॉफ को 3 पर कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगा, g ऑफ f3, और f3 की वैल्यू क्या है 5, तो हम लोग लिखेंगे g ऑफ 5, और g ऑफ 5 क्या है, g ऑफ 5 है 1। ठीक है, और सिमिलरली नेक्स्ट वाला g ऑफ f ऑफ 4। ठीक है, और f ऑफ 4 क्या है, f ऑफ 4 है 1। ठीक है, तो अब फाइनली हमें क्या निकालना है, g ऑफ 1, g ऑफ 1 क्या है 3। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या मिल गया, हमें मिला कि अब अगर हम इसको पेयर वाइज लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर g ऑफ f इज इक्वल टू, जब डोमेन में हमने 1 लिया तो हमें रेंज क्या मिला 3, जब हमने डोमेन में, यहाँ पे देखो जब हमने डोमेन में 3 लिया तो हमें क्या मिला 1, यानी हमें मिलेगा पेयर 3 1, और जब हमने डोमेन में 4 लिया तो हमें रेंज क्या मिला 3, तो नेक्स्ट पेयर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट पेयर होगा 4 3। तो ये हो गया गॉफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गॉफ। ठीक है, तो इतना आसान है इसे निकालना। ठीक है, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फंक्शंस की। ठीक है, और उनसे डील करना आना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है इन्वर्टिबल फंक्शंस। क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शंस। ठीक है, तो इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो जो सबसे पहले तो एक चीज रिकॉल कर लो कि आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि हमने 11th में पढ़ रखे थे। आइडेंटिटी फंक्शंस
ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन पर हम कोई भी एलिमेंट अगर अप्लाई करें तो वो एलिमेंट ही हमें मिल जाता है। मान लो हमने n को अप्लाई किया तो हमें इमेज भी n मिलती है, ठीक है। यानी इसके मान लो यहाँ पे 1 मिला, तो अगर ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है तो हमें इमेज भी 1 मिलेगी, 2 का इमेज 2 मिलेगा, 3 का इमेज 3 मिलेगा। इस तरीके का होता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। बस इनके डोमेन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। अब देखो, तो इन्वर्टिबल फंक्शन की डिफिनीशन कह रही है कि a function f from x to y is defined to be invertible function if there exists a function g from y to x such that gof is equal to ix और fog is equal to iy, ठीक है। अब देखो, जो फंक्शन हमें ना मेनली हमें क्या करना है, हमें देखना है कि fx जो है वो इन्वर्टिबल है या नहीं, ठीक है। और इस डिफिनीशन में कह रहा है कि f इन्वर्टिबल तभी होगा जब हमें एक g, ठीक है, ऐसा मिल जाए जो कि जिसमें जो f का कोडोमेन है वो g का डोमेन बन जाए और जो x का डोमेन है वो g का कोडोमेन बन जाए। और अगर हम g को f पर कंपोजिट करें तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाए, वो भी कौन सा, वो जो x पर डिफाइन हो, यानी x के सारे एलिमेंट को x पे भेजता हो, ठीक है। चलो फिर सिमिलरली हमें एक और चीज मिलनी चाहिए, गोफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और इसमें आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा है, आइडेंटिटी फंक्शन है y टू y वाली, ठीक है। और ये जो पहला वाला आइडेंटिटी फंक्शन है वो क्या है, x टू x, ठीक है। ये जो नीचे सफिक्स में x और y लिखा हुआ है ना, ये दिखा रहा है कि ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो कौन से सेट पर डिफाइंड है, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या कर रहा है, द फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f एंड डिनोटेड बाय f इनवर्स, ठीक है। f टू द पावर -1, या फिर हम इसको पढ़ते हैं f इनवर्स, क्या पढ़ते हैं, f इनवर्स, ठीक है। तो यानी ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। मान लो हमें कोई फंक्शन f दिया हुआ है, ठीक है। मान लो कोई फंक्शन हमारे पास f है जो x से y सेट पर डिफाइन है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो f है वो इन्वर्टिबल कब होगा, उसके लिए एक कंडीशन है कि अगर हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए, एक ऐसा फंक्शन हमें gx मिल जाए, ठीक है, जो कि y से x पर डिफाइन हो, y से x पर डिफाइन हो, और ये जो दोनों जो फॉग और गॉफ हैं ये दोनों ही हमें आइडेंटिटी मिल जाए, आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाए, तब हम कहेंगे कि ये जो f है ये इन्वर्टिबल है, और इस ये जो f है वो इन्वर्टिबल है और g इसका इनवर्स है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि इनवर्स को एग्जैक्टली निकालते कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि इतना कह देना ही सफिशिएंट नहीं है, इनवर्स निकालने का एक दूसरा तरीका होता है, ठीक है, उसके अपने स्टेप्स होते हैं, ठीक। तो हम लोग ये स्टेप्स को देखेंगे और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। चलिए फिर स्टेप्स को देखते हैं, ठीक है। तो स्टेप स्टेप क्या है, स्टेप तो बहुत ही आसान है। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो फंक्शन हमें एफ एक्स गिवन है हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख लेंगे। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में ये है कि हम लोग अब y इज इक्वल टू, मान लो फंक्शन हमें दिया हुआ है, मान लो फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू x-1, ठीक है। तो सबसे पहले वाले स्टेप में हमें क्या करना है कि हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, यानी हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x-1। अब कह रहा है दूसरे स्टेप में कि फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, यानी हम ये जो हमें मिला है ना
यहीं से हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो हमें क्या मिल जाएगा y प्लस 1। ठीक है, अब कह रहा है कि पुट x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, यानी जहां पे हमें x मिला है वहीं पे एफ इनवर्स y पुट करना है, और ये हमें मिल गया ऐसे। ठीक है, अब कह रहा है कि रिप्लेस y बाई एक्स, यानी हमें क्या करना है, y को x से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ये तो फाइनली हमें एफ इनवर्स क्या मिल गया, वो हमें मिल गया x प्लस 1। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं। ठीक है, चलो अब हम इसको एक क्वेश्चन पे करके देखें। ये क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है एनसीईआरटी से। ठीक है, जो हमारी पहली वाली, जो हमारा पहला वाला बुक था वहां से। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट f from n to y be a function defined as fx is equal to 4x plus 3 where y is this set। ठीक है, y में जितने एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म के 4x plus 3, जहां x कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, देन कह रहा है क्वेश्चन की सो दैट f is invertible and find the inverse। ठीक है, तो हमें सबसे पहले दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल होने का क्या मतलब है कि हमें एक g मिल जाएगा y से n तक, सच दैट हमें क्या होगा कि f ऑफ g क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन, और g ऑफ f भी क्या होगा, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, अगर ये दोनों फुलफिल करता है तब ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल होगा, और g इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले ऐसा g ढूंढेंगे। तो ऐसा g ढूंढने के लिए मैंने जस्ट कुछ देर पहले कुछ स्टेप्स बता रखे हैं कि g को कैसे ढूंढे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। ठीक है, स्टेप 1 क्या था, पुट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, 4x प्लस 3। एफ एक्स क्या है, 4x प्लस 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या था कि हमें y की वैल्यू x की वैल्यू को y के टर्म में निकालना है अब। ठीक है, सबसे पहले तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से स्टेप 2 स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, x को निकालने की कोशिश कर रहे हैं y के टर्म्स में। ठीक है, तो दिस विल गिव अस x इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई 4। ठीक है, तो ये मिल गया हमें x की वैल्यू। अब देखो, अब हमने x निकाल लिया, नेक्स्ट हमें क्या करना था स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हमें करना था x को हमें रिप्लेस x बाय f इनवर्स y। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई 4। ठीक है, और यही क्या है, यही है हमारा gx, या फिर अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, पहले चलो स्टेप वाइज चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पुट y इन प्लेस ऑफ, सॉरी पुट x रखना है ना y की जगह पे, x इन प्लेस ऑफ y। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई 4। ठीक है, तो अब देखो यही हमारा फंक्शन gx है, f इनवर्स क्या होता है, वही gx होता है, तो इसको या फिर हम लिख लें gx इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई 4। ठीक है, अब हम लोग इन्वर्टिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, fx और gx का कंपोजिशन निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे नाउ, ठीक है, हम लोग चेक करेंगे कि कंपोजिशन आइडेंटिटी आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले f ऑफ g निकालेंगे। ठीक है, अब देखो
एफ ऑफ जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, अरे एफ ऑफ जी नहीं निकाल रहे हैं हम, जी ऑफ एफ एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो फिर ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 3, ठीक है। तो 4x प्लस 3 यहाँ पे रख दो। अब देखो, अब g ऑफ 4x प्लस 3 क्या होगा, g ऑफ x क्या है, x माइनस 3/4, तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 4x प्लस 3 रखना है हमें, तो हमें मिलेगा 4x प्लस 3 और -3/4, तो ये हमें क्या देगा, 4x अपॉन 4, दिस विल गिव अस x, यानी दिस इंप्लाइज दैट गोफ ऑफ एफ एक्स, सॉरी गोफ एफ एक्स इज इक्वल टू x, यानी अब ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, यानी गोफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। और एंड अब हम क्या निकालेंगे, फॉग निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। और एफ ऑफ जी एक्स क्या है, ठीक है, उसके लिए हमें पहले जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी, जी एक्स क्या है, एक्स माइनस 3/4, ठीक है। अब हम लोग f को कैलकुलेट कर देंगे x माइनस 3/4 पर, तो f क्या है, f देखो f हमारा है 4x प्लस 3, तो 4 और x की जगह हम रखेंगे x माइनस 3/4 फिर प्लस 3, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल और हमें मिलेगा x माइनस 3 प्लस 3, दिस विल गिव अस 3, ठीक है, सॉरी x, दिस इंप्लाइज दैट f of g applied on x gives us x, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि f क्या, f of g क्या है, यानी फॉग हमारा आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, आइडेंटिटी फंक्शन। तो अब हम कह सकते हैं, क्योंकि जो गॉफ है और जो फॉग है दोनों ही हमें आइडेंटिटी मिल गए, देयरफॉर f इज इनवर्टिबल, क्योंकि हमें एक ऐसा gx मिल गया कि गॉफ और फॉग दोनों ही आइडेंटिटी हो गए, दिस इंप्लाइज दैट f इज इनवर्टिबल एंड इनवर्स ऑफ f is gx इज इक्वल टू, gx क्या था, x माइनस 3/4, ठीक है। तो ये हमारा इनवर्स हो गया और हमने शो भी कर दिया कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है इनवर्टिबल फंक्शन, ठीक है। अब देखो, चलो एक बार हम इसको देख लेते हैं हमने इसको कैसे किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मान लिया कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। उसके बाद हमने x को कैलकुलेट किया यहां से, ठीक है। यहां से हमने x को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो वो हमें क्या मिल गया, वो हमें मिल गया ये y माइनस 3/4, ठीक है। उसके बाद हमने x की जगह f इनवर्स y रख दिया, हालांकि ये f इनवर्स y यहाँ इस तरीके से लिखना सही नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से लिखना सही नहीं है, बट स्टेप्स यही है कि इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर हमने f इनवर्स y यहाँ लिख दिया ना, इसका मतलब ये है कि f ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी f इनवर्टिबल है, ठीक है। लेकिन बस ये एक नोटेशन है, ठीक है। आगे हम प्रूफ करेंगे कि ये सही है या नहीं, ठीक है। तो अब आगे हम लोगों ने क्या किया, अब क्योंकि ये एक फंक्शन है, तो चाहे फंक्शन को हम इस तरीके से लिख दें कि एफ एक्स वेरिएबल तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो y की जगह हमने x को पुट कर दिया, ठीक है। तो हमें मिल गया ये, और क्योंकि f इनवर्स जो है वही g है, ठीक है। हम मान रहे हैं कि g हमारा वो फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि
क्या जो हमारा गॉफ है और फॉग है वो आइडेंटिटी मिला कि नहीं, ठीक है। तो लास्ट में हमें क्या मिला कि जो गॉफ है और जो फॉग है दोनों ही आइडेंटिटी है। तो जो हमें जी मिला था वो सच में एफ की एफ का इनवर्स है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं क्योंकि आइडेंटिटी मिल चुका है तो हमने कहा कि एफ एक्स इज इन्वर्टिबल एंड इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट इट, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।